गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको आपके सामने फिर व्याकरण का एक नई विषय कारक और उसके भेद लेकर उपस्थित। हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको व्याकरण पुस्तक से पद परिचय बताते हुए उसके अंतर्गत संज्ञा के विकार के संबंध में मैंने बताया था आपको, जिसमें संज्ञा और उसके भेद, लिंग और उसके भेद, वचन और उसके भेद पढ़ाया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कारक और उसके भेद। कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं और उसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, जो कारक विषय है ये 7, 8, 9, 10 आगे की सभी कक्षाओं में ये है, तो इसलिए इस विषय को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए और मेरे पढ़ाने के बाद आप किताब खोलकर पढ़िए, तब आपको विषय आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होना। वाक्य में क्रिया या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होना कारक कहलाता है। जैसे राम ने आम तोड़ा। राम यहाँ पर संज्ञा है और तोड़ा यहाँ पर क्रिया है, तो राम संज्ञा का तोड़ा क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए ये कारक है। पेड़ से पत्ता गिरे। पेड़ से पत्ता गिरा। मैंने खाना खाया। मैं हाथ से लिखता हूँ आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध है। लता ने सीमा को बुलाया। लता ने सीमा को बुलाया, तो लता यहाँ पर संज्ञा है। किसको बुलाया? सीमा को बुलाया। बुलाना एक क्रिया है, तो इस प्रकार संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध है। और परिभाषा के अनुसार वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होने पर वह कारक होता है या वह कारक वह शब्द कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के भेद से पहले जानिए कारक की विभक्तियां आवश्यक है। रमेश ने आम तोड़ा। लता ने सीमा को बुलाया। वह पेंसिल से लिखता है। मेरे लिए एक कप चाय लाओ। इन उदाहरणों में देखिए, रमेश ने, रमेश शब्द के बाद ने का प्रयोग है, तो ये कारक चिन्ह है। जो ने है ये कारक चिन्ह है। लता ने सीमा को बुलाया। सीमा के बाद को शब्द करते हैं, इसको विभक्ति बोलते हैं, को विभक्ति कहते हैं। वह पेंसिल से लिखता है। पेंसिल के बाद से शब्द का प्रयोग है, और से यहाँ पर क्या है? विभक्ति है, स्पर्शक है। मेरे लिए एक कप चाय लाओ। मेरे लिए, ये स्पर्शक है, विभक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा रमेश के साथ ने, सीमा के साथ को, पेंसिल के साथ से, और एक कप चाय लाओ के से पहले मेरे लिए है चिन्हों का प्रयोग किया गया। इनके कारण वाक्यों का अर्थ ठीक प्रकार समझ में आया है, इसलिए ये कारक चिन्ह है। अर्थात स्पर्शक या विभक्ति किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे स्पर्शक या विभक्ति कहते हैं। या विभक्ति
तो कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार के ये 8 और हर कारक का एक चिन्ह है, एक विभक्ति है, एक परसक है। जैसे कर्ता कारक में ने चिन्ह लगता है, कर्ता कारक में जो विभक्ति लगती है या परसक लगता है वो ने। कर्म के साथ, कारक के साथ को, करण के साथ से और के द्वारा, संप्रदान में के लिए और को, अपदान में से या अलग अलग होने के भाव से, संबंध में का के की, अधिकरण में और पर, और संबोधन में हे अरे अजी कारक चिन्ह लगते हैं। कर्ता यानी काम को करने वाला और विभक्ति इसकी नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के कर्ता कारक का उदाहरण, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। तो राम के द्वारा, राम यहाँ पर करता है और कर्ता के द्वारा काम करने की सूचना मिलती है। तो जिस सबसे क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर राम ने पत्र लिखा, तो राम के द्वारा पत्र लिखने का काम हुआ है, इसलिए ये कर्ता कारक है और इसकी विभक्ति ने। कभी कभी कुछ वाक्यों में ने विभक्ति छिपी हुई होती है या नहीं होती, समझेंगे। जैसे बकरी घास खाती है, बकरी यहाँ पर करता है और खाना एक क्रिया है। तो कर्ता बकरी का खाना क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए कर्ता कारक। तो ध्यान रहे कि कर्ता कारक में जो नई विभक्ति लगती हैं कभी दिखाई देती है और कभी दिखाई नहीं देती। उदाहरण के रूप में और एक बताऊं, पहला उदाहरण देखिए, सारिका ने पूजा की, सारिका ने पूजा की, यहाँ नई विभक्ति है। तो पूजा क्रिया है और वो क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, सारिका की, अतः ये कर्ता। दूसरा वाक्य देखिए, राजघर, यहाँ ने विभक्ति नहीं, यहाँ घर जाने की क्रिया राज द्वारा हुई, अतः राज यहाँ कर्ता का है। दूसरा है कर्म कारक और इसकी विभक्ति है वो। काम को, क्रिया का फल जिस पर पड़े, कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द द्वारा कर्ता, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं या वो कर्म कारक होता है। जैसे राम पत्र लिखता है, यहाँ पत्र लिखने का फल, यहाँ पर लिखने का फल पत्र पर पड़ रहा है, अतः पत्र यहाँ पर कर्म है। यहाँ पर कर्म कारक के चिन्ह को का भी प्रयोग, को का प्रयोग नहीं हुआ है। राम पत्र लिखता है, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये कर्म कारक है क्योंकि यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। तो वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े इसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है और कभी कभी यह दिखाई भी नहीं देता है। अर्पिता पत्र लिखती है, तो यहाँ पर पत्र पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है परंतु वहाँ को नहीं है। तो अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया, तो यहाँ पर को दिख रहा है। तो इस प्रकार ये कर्म कारक है। तो कर्म कारक में देखिए,
कर्म कारक का चिन्ह ओ है, परंतु कभी कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, हैं? तो इस प्रकार सीमा कहानी लिखती है, इसमें भी क्या लिखती है? कहानी लिखती है। तो कहानी यहाँ पर कर्म कारक है। बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी कर्म है यहाँ पर, हैं? शिकारी ने हिरण को देखा, किसको देखा? हिरण को यहाँ पर विभक्ति है। तो इस प्रकार क्रिया के व्यवहार का फल जिस संज्ञा या स्वर नाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब तीसरा है करण कारक। करण कारक जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। क्रिया करने का जो साधन है, क्रिया करने का जो साधन है वह करण कारक कहलाता है। जैसे रमा हाथ से लिखती है, लिखने का काम किसकी सहायता से हो रहा है? हाथ की सहायता से हो रहा है। क्रिया करने का जो साधन है वही करण कारक कहलाता है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर गए, किसकी सहायता से दफ्तर गए? कार की सहायता से। यहाँ पर जो है करण कारक की विभक्ति से है या के द्वारा है, के द्वारा भी होता है इसका, है? करण कारक में से का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, करण कारक में से का या के द्वारा का प्रयोग कैसा होता है। मोहन फुटबॉल से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? फुटबॉल से। तो फुटबॉल से क्या होगा? करण कारक होगा। कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो मोहन फुटबॉल से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? फुटबॉल से खेल रहा है, इसलिए करण कारक है। लड़की रस्सी से कूद रही है, किससे कूद रही है? रस्सी से कूद रही है, तो रस्सी से करण कारक है। राम ने बाली को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा, है? किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा मारा। तो कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो इसमें करण कारक में कभी कभी से के स्थान पर द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए, कभी कभी करण कारक में से के स्थान पर द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए, किसके द्वारा गए? बस द्वारा। तो द्वारा शब्द यहाँ लगा है, तो ये करण कारक है। हम टीवी के द्वारा समाचार सुनते हैं, से की जगह क्या लगा? द्वारा लगा के नहीं? तो ये है करण कारक, है? जिसके द्वारा क्रिया की जाती है इसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा है। चौथा संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए काम किया जाए, है? वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या उसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे रमेश गाय के लिए घास लाता है, किसके लिए घास लाता है? गाय के लिए। तो गाय के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। यहाँ पर घास लाने की क्रिया गाय के लिए की जा रही है, अतः यह संप्रदान कारक है। आई बात समझ में? और उदाहरण बता रहे हैं। माँ ने अतिथि को पानी पिलाया, किसको पानी पिलाया? अतिथि को। गुरु जी के लिए जलपान लाओ। तो इस प्रकार इन उदाहरणों में किसी के लिए क्रिया के होने के बारे में सूचना मिल रही है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए काम किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। आप देखते हैं अपादान।
अपादान मतलब अलग होना। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी से अलग होने का बोध, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किसी से अलग होने का, अलगाव होने का, दूर होने का सूचना हो, ज्ञान हो या तुलना करने का। ध्यान दीजिए, दो बातें हैं। एक तो अलग होना, अपादान मतलब अलग होना, और दूसरा तुलना होना। ये दो भाव यदि होते हैं तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा, तो अलग हुआ ना भाई, हैं? अलग हुआ है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, अलग होती है ना हिमालय से। हाँ। बीज से अंकुर निकला, कहाँ से अंकुर निकला? बीज से, तो बीज से क्या होगा? अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो हिमालय से क्या होगा? अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से पत्ते गिरते हैं? वृक्ष से, तो वृक्ष से क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरे से अलग होना पाया जाए, अलग होने का भाव ज्ञात हो, वहाँ अपादान कारक होता है या वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक के बाद है संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से दूसरे व्यक्ति या वस्तु संबंध को बताए। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे के साथ उसका संबंध ज्ञात हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है का के की, जिसकी विभक्ति का के की। जैसे सीता राम की पत्नी, सीता का राम के साथ संबंध है ना, क्या संबंध है? पत्नी का संबंध है, इसलिए यह संबंध कारक है। संबंध कारक में संबंधों की सूचना मिलती है। इसका और इसका प्रवक्त है का के की रा रे री। अब है मेरे घर में एक सुंदर बगीचा है। मेरे और सुंदर बगीचे के बीच में संबंध है। तो ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक, इसके बाद है अधिकरण कारक। वाक्य में जिससे क्रिया के आधार, जहां वाक्य में क्रिया के आधार स्थान का ज्ञान होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान बताते हैं या समय बताते हैं तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। वाक्य में जिससे क्रिया के आधार का, स्थान का, समय का ज्ञात हो तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक की विभक्ति है, अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। जो क्रिया का आधार हो अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति है में और पर। जैसे उदाहरण में देखिए, माँ रसोई में खाना पका रही है। माँ रसोई में खाना पका रही है। यहाँ पर खाना पकाने की क्रिया का आधार रसोई, कहाँ पर काम किया जा रहा है, क्या स्थान है? रसोई स्थान। तो माताजी रसोई में खाना पका रही हैं, यहाँ पर खाना पकाने की क्रिया का आधार रसोई है। रसोई में खाना बनाने का काम हो रहा है, स्थान की सूचना मिल रही है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। रसोई शब्द क्या होगा यहाँ पर? अधिकरण कारक।
लोग पार्क में टहल रहे हैं। कहाँ टहल रहे हैं? पार्क में। तो पार्क में होगा अधिकरण कारक, क्योंकि यहाँ पर टहलने का जो काम है पार्क में हो रहा है। मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान। क्रिया का आधार, खेलने के क्रिया का आधार क्या है? मैदान। तो इस प्रकार मैदान में यहाँ पर अधिकरण कारक है। अब संबोधन। वाक्य में जिन शब्दों से किसी को संबोधित करने का काम, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी को संबोधित करने का काम हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की विभक्ति है हे, अरे, अजी। जैसे सोनिया उठो, प्रातः काल हो गई। यहाँ किसे संबोधित किया जा रहा है? सोनिया को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर संबोधन कारक है। जिस शब्द से द्वारा किसी को बुलाने का, सचेत करने का, सावधान करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अरे बच्चों, शोरगुल मत करो। तो इन शब्दों में अरे बच्चों हैं, हे प्रभु संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ सब किसी को संबोधित किया जा रहा है। तो जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को बुलाने का, सचेत करने का, सावधान करने का भाव होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस प्रकार मैंने अभी आपको क्या बताया? कारक, उसके भेद और उसकी विभक्तियों के बारे में आपको बताया। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया शब्दों के साथ हो तो उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इन कारकों की अलग अलग विभक्तियां भी हैं। कर्ता क्रिया को करने वाला, इसकी विभक्ति ने, और कभी कभी यहाँ विभक्ति नहीं भी होती है। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े, इसकी विभक्ति को, लेकिन कभी कभी को नहीं होता है। जैसे वह पत्र पढ़ेगा, यहाँ पर को नहीं है। मैं रवि को पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पर को है। हाँ, इस प्रकार ये कर्म कारक। करण कारक, जिस साधन से क्रिया हो, जिस साधन से क्रिया हो वो करण कारक। इसकी विभक्ति है से और के द्वारा। जैसे सानिया कलम से लिखती है कि नहीं? संप्रदान, जिसके लिए काम किया जाए, को के लिए, गरीब को वस्त्र दो, है किसके लिए वस्त्र देने का काम हो रहा है? गरीब के लिए। तो इस पर यह संप्रदान कारक। अपदान कारक, जिससे अलगाव का भाव ज्ञात हो, से, इसकी विभक्ति है से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो, इसकी विभक्ति में पर। जैसे इस थैले में कपड़े हैं, मेज पर किताब रखी है, वह संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी भी शब्द का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से साथ संबंध सूचित होने पर संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति कार्य की है। जैसे लक्ष्मण राम के भाई थे, राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है। संबोधन, जिसे पुकारा जाए, संबोधन कारक होता है जिसे पुकारा जाए। जहाँ पर जिस सबसे किसी को पुकारने का भाव ज्ञात हो उसको संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है अरे अजी, ये भगवान रक्षा करो, अरे तुम आ गए। तो इस प्रकार आज हम आपको कारक इसके बारे में बताएं। कारक, इसके आगे है श्रवण। इसके आगे क्या है? श्रवण। तो सर्वनाम किसे? इसको प्रोनाउन बोलते हैं।
सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको विस्तार से बताएंगे। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम और उसके भेद। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, वह अच्छा खेलता है, उसने अनेक पुरस्कार जीते हैं। पहले वाक्य में सचिन अच्छा क्रिकेटर है शब्द हमने प्रयोग किया, वाक्य। दूसरे में वह अच्छा खेलता है, सचिन का प्रयोग नहीं किया, सचिन के जगह हमने वह शब्द का प्रयोग। उसने अनेक पुरस्कार जीते हैं, सचिन की जगह उसने शब्द का प्रयोग किया। तो बात यहाँ पर वह और उसने सर्वनाम है और ये संज्ञा सचिन के बदले में आए। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऋतु केक काट रही है, आज उसका जन्मदिन है, उसने उसको सभी मित्र उपहार दे रहे हैं। ऋतु शब्द का प्रयोग एक बार, उसके बाद उसको शब्द का प्रयोग हो गया। तो उसका, उसके जो शब्द है ये संज्ञा के बदले में आए हैं, इसलिए शब्द। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, मैं, तुम, उनका, उसका, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में कल हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज बस इतना है, जितना हमने आपको बताया है उतना आप पढ़ लीजिए। उसके बाद कल हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक विषय जब हम चालू करें तो उसको पूरा बताना जरूरी है। तो आज हमने कारक को आरंभ किया, पूरा कारक बता दें। कल हम आप सर्वनाम शुरू करेंगे, पूरा सर्वनाम आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनिए, उसके बाद किताब से पढ़िए और कुछ प्रश्न उत्तर लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए, जो आपको आता है उसको लिखिए। और ग्रामर किताब के पीछे में पत्र लेखन, निबंध लेखन, मुहावरे, कहावतें, बहुत कुछ, वो सब आप पढ़िए। जो आपको किताब दी गई है सब आपके कोर्स में है, सबको पढ़ते हैं। ये पढ़ने का समय और कुछ लिखते भी रहिए, जो आप आता लिखते रहिए। ये होमवर्क
ये काम लगातार जारी रहे, तब स्कूल जब खुलेगा तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपका कर्तव्य क्या है? रोज पढ़ना। स्कूल खुले चाहे ना खुले, आप अपना काम कीजिए। जिस प्रकार हम अपना काम कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी अपना काम करते रहिए। विद्यार्थी को हर परिस्थिति में, हर समय, हर हालात में पढ़ने का काम जारी रखना चाहिए, लिखने का काम जारी रखना चाहिए। क्यों? कि ये समय का सदुपयोग करना है। जो समय का सदुपयोग करता है उसको जीवन में सफलता मिलती है। परीक्षा में पास होना है तो आपको पढ़ाई से जुड़ना है, मेहनत करना है और ये काम आप जारी रखिए। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।